हेलो स्टूडेंट्स, होप के आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको उस वीडियो से गो थ्रू होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझने के लिए। इंट्रोडक्शन मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको चार्ज की बता चुका था, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था बेसिक लॉ ऑफ या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा मैंने आपको चार्ज की मोशन के बारे में कुछ हिंट दिया था कि चार्ज कब चल रहा है, कब रुका हुआ है और कब वो एक्सेलरेट होगा और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा कि अगर चार्ज स्टेशनरी है, चार्ज नहीं चल रहा है, तब वो अपने सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो अब इसी वे में हम लोग थर्ड पॉइंट या थर्ड प्रॉपर्टी देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो अब चार्ज को हम चलाएंगे, आवेश को हम लोग गतिमान करेंगे। तो जो आवेश है आपका, लेट क्यू इज द आवेश या क्यू इज द चार्ज, इसको अगर आपने नियत वेग से या कांस्टेंट स्पीड से मोशन करवाई, नियत वेग से या कांस्टेंट स्पीड से मोशन करवाई, तब क्या इफेक्ट होगा वो अपने को देखना है। तो आप लोग देखिए, देखो जब कोई भी चार्ज है या कोई भी आवेश है कांस्टेंट स्पीड या नियत वेग से मोशन करता है, गति करता है, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब चेंज हो गया है। पिछले में मैंने बताया था स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र, अब मैं कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के लिए चार्ज को स्टेशनरी या स्थिर होना पड़ेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है या विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज मोशन करता है। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि दोनों प्रॉपर्टीज में फर्क है। आपको ज़्यादातर बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है हर जगह पे, ऐसा नहीं होता। पहले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, अब जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो अगली प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो मैं पहले बोल देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं आप लोग। व्हेन चार्ज इज मूविंग with a constant speed, when charge is moving with a constant speed, then it produces both electric field and magnetic field, both electric field and magnetic field, comma, with the dominance of magnetic field, with the dominance of magnetic field। ओके, अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं हिंदी में बोल दूं इसको। हिंदी मीडियम वाले अब लिख सकते हैं इसको, जो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में जिनका माध्यम है वो लिखेंगे। जब आवेश नियत चाल से गतिमान होता है, जब आवेश नियत चाल से गतिमान होता है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक होता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक होता है। तो एक्सप्लेन करूं, अगर इसने कांस्टेंट स्पीड से मोशन करी, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इन दैट केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। हियर EF इज इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब आवेश क्या होगा, मोशन करेगा, गतिमान करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उत्पन्न करेगा, लेकिन प्रभुत्व यानी कि एग्जिस्टिंग या कह लो कि डोमिनेंस किसका ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा वहाँ पे। ओके, तो जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा इस केस में, वो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा।
डोमिनेंस के साथ मैग्नेटिक फोर्स, और साथ ही कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब विद्युतीय बल और चुंबकीय बल ये दोनों काम करेंगे उस आवेश के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर। ओके, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, पहले मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले इंग्लिश में मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। When charge is accelerated, when charge is accelerated with constant acceleration, ये ध्यान रखना constant acceleration, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन तो न्यूटन ने भी नहीं बताया हमें। वेरिएबल एक्सेलरेशन की तो हम बात ही नहीं करते हैं फिजिक्स के अंदर, जब हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, when charge is accelerated with constant acceleration, then it produces electric field, magnetic field and अब एक और नई चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम लोग ईएम वेव्स भी कहते हैं, शॉर्ट में प्यार से इनको हम लोग ईएम वेव्स बुलाते हैं। ईएम वेव्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, हिंदी में मैं लिखवा दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो जब आवेश नियत त्वरण से गतिमान होता है, जब आवेश नियत त्वरण से गतिमान होता है, तो वह विद्युत क्षेत्र, कॉमा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं, ये आप इंट्रोड्यूस्ड हो इनसे। जैसे यूवी रेज है, लाइट है ठीक है, इंफ्रारेड है, रेडियो है, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, इनसे आप इंट्रोड्यूस्ड हो। ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। अब एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम लोग ना तो इसकी बात करेंगे ना ही इसकी बात करेंगे, मतलब ना ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। इससे डील करने के लिए हमारे पास आगे के चैप्टर्स हैं। तो जो पहले 2 चैप्टर्स आपकी बुक में हैं या सिलेबस में हैं, आपके पहले 2 चैप्टर सीबीएसई में, एनसीईआरटी की बुक में बात कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 जो है आवेश की गति पे आधारित है। आवेश की गति से करंट धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर है। चैप्टर 4, 5, 6 और 7 ये सारे चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड हैं। इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल्ड स्टडी है। विद्युत क्षेत्र के बाद चुंबकीय क्षेत्र का पूरा विस्तृत अध्ययन अपने को करने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, चैप्टर 4, 5, 6, 7। और जो चैप्टर नंबर 8 जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में है, वो पूरा का पूरा चैप्टर इन तरंगों पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड है। तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 बन जाता है ऐसे करके पूरा, कि 3 देखो कितना सिस्टमैटिक तरीके से पार्ट 1 बना। आवेश की 3 प्रॉपर्टीज, चार्ज के 3 गुणधर्म, चलता हुआ चार्ज, रुका हुआ चार्ज और नियत त्वरण से चलता हुआ चार्ज। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तीनों प्रॉपर्टीज से जो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, उन तीनों के ऊपर ही हमारे पास क्या है, पूरी बुक है, पार्ट 1 है फिजिक्स का, 8 चैप्टर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। तो ओके, आई थिंक मेरे को लगता है आपको 4 प्रॉपर्टीज अभी तक क्लियर हो चुकी हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 3 प्रॉपर्टीज चार्ज की मोशन के ऊपर जो बेस्ड है, उनकी मैंने बात कर ली है। ओके, चलिए 5th प्रॉपर्टी, 5वां गुणधर्म चेक करते हैं चार्ज का क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। 5वां जो गुणधर्म है चार्ज का, उसको हम कहते हैं एडिटिविटी। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको कहते हैं योज्यता। एडिटिविटी या योज्यता, ठीक है।
तो पांचवें गुणधर्म या पांचवी प्रॉपर्टी जब आप लिखने जाओगे तो उससे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं एडिटिविटी, या हिंदी वाले डालेंगे योज्यता। बहुत बेसिक और आसान सी चीज़ है। होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक निकाय है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कुछ आवेश हैं, कुछ चार्जेस हैं, जैसे 2 माइक्रोकूलम। अभी माइक्रोकूलम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा सारा का सारा, अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो मैं एक बार कूलम ही ले लूँ, माइक्रो वगैरह सब आपको समझा दूंगा मैं। तो 2 कूलम, एक आवेश है इसके अंदर -2 कूलम, एक आवेश है +3 कूलम, एक आवेश है 1 कूलम। अब मेरे को बोला गया कि सिस्टम का नेट आवेश, यानी कि इस सिस्टम का परिणामी आवेश, नेट चार्ज परिणामी आवेश कितना होगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को क्या करना है, सिर्फ चुपचाप इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है, बीजगणितीय तरीके से ऐड कर देना है। देखो जो एडिशन होता है ना, जो सम होता है, जो जोड़ होता है, फिजिक्स में वो 2 तरह का होता है। एक होता है एल्जेब्रिक, जो एल्जेब्रा समझते हो आप टर्म, इसको स्केलर भी कहते हैं, अदिश। और दूसरा होता है वेक्टर, इसको हम सदिश कहते हैं। तो एक योग होता है, एक एडिशन होता है एल्जेब्रिक या स्केलर, और दूसरा होता है वेक्टर। जब जब आपको वेक्टर एडिशन करना है, आपको डायरेक्शंस और कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन जब आपको एल्जेब्रिक करना है या स्केलर करना है, चुपचाप आंखें बंद करके सीधा सीधा एडिशन कर दो, जो तुमने बचपन से सीखा है। इन सबको ऐड करने का क्या तरीका है तुम्हें पता है। इस सिस्टम का नेट चार्ज एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 2 - 2 + 1 + 3, कितना आंसर आ गया, 4 कूलम। दैट इज माई आंसर, दैट्स इट, खत्म। चार्जेस को ऐसे ही ऐड किया जाता है, इसी चीज को हम एडिटिविटी बोलते हैं। बात समझ आई मेरी। तो एडिटिविटी की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद आप ये डायग्राम बना के ये एग्जांपल नोट कर लेना। तो पहले मैं इंग्लिश में लिखवा दूं एडिटिविटी की डेफिनेशन, तो लिखिए, नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम will be equal to, net charge of a system will be equal to sum of, या बेटर आप लिख लो algebraic sum of, net charge of the system will be equal to algebraic sum of all the charges, will be equal to algebraic sum of all the charges present in the system, present in the system. It is known as additivity of charges. It is known as additivity of charges. ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो इंग्लिश वाले। अब हिंदी में मैं इसको लिखवा देता हूं आप लोगों को। लिखेंगे हिंदी में, किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश, किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश उसमें निहित, निहित का मतलब उसमें इंक्लूडेड एक्चुअली, ठीक है, शामिल किए गए। किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश उसमें निहित सभी आवेशों के, उसमें निहित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। उसमें निहित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अब आप लोग भी नोट कर लो इस एग्जाम्पल को, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। आगे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं, इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। आफ्टर दैट आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो बहुत आसान हो गया है आवेशों को ऐड करना, एडिशन उनका क्या करना है, आवेश चेक करना है, साइन के साथ, उनके चिन्ह के साथ उनको आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लो, मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे जा रहा हूं। 6th प्रॉपर्टी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। पॉज करके हेडिंग डाल लो।
अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। एक काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल है, काफ़ी अच्छा लॉ है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे हम डील कर सकते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, पिछली क्लासेस में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, अब देखो दो तरह का होता है, एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दोनों में बहुत फर्क है, अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा इतना। अभी हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट इसको एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे? एनर्जी कंजर्वेशन। देखो सेम टू सेम चीज ना आवेश के साथ होती है, चार्ज के साथ होती है। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, रट लिया बस, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? इसका गणितीय मतलब क्या है? इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है वो आपको समझना है। इसका मतलब ये है, मान लो एनर्जी की टर्म में बताऊं, एक सिस्टम था जिसके पास इनिशियली 10 जूल एनर्जी थी, जिसके पास इनिशियली 10 जूल ऊर्जा थी। इस सिस्टम ने बहुत काम किया, बहुत कुछ इसके साथ हुआ। बाद में आके जब इसकी ऊर्जा चेक करी गई, एनर्जी चेक करी गई, वो अभी भी 10 जूल है। मतलब क्या है? बिफोर की कंडीशन में इसके पास 10 जूल एनर्जी है, आफ्टर की कंडीशन में भी 10 जूल एनर्जी है। इसी चीज को हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊर्जा जितनी थी उतनी बनी रही, एनर्जी जितनी थी उतनी बनी रही, एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कांस्टेंट है। ये मतलब होता है। अगर इनिशियल एनर्जी को ई आई मान ले और फाइनल एनर्जी को ई एफ मान ले, आरंभिक ऊर्जा को ई आई और अंतिम ऊर्जा को ई एफ लिखें, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन ई आई किसके इक्वल होता है? ई एफ के। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर ऊर्जा संरक्षित है तो आरंभिक ऊर्जा को अंतिम ऊर्जा के बराबर होना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हें भी पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, कहने की बातें हैं। कहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है? लॉस तो होता ही रहता है ना। ठीक है, इवन आप एसी भी अगर ऑन करते हो तो उसमें दो तरीके से लॉस हो रहा है एनर्जी का। आपने इलेक्ट्रिसिटी करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने विंड एनर्जी लेने की कोशिश करी, हवा के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो उसका कंप्रेसर, जो कंडेंसर उसका है पर्टिकुलरली, वो क्या कर रहा है? हीट भी निकाल रहा है, आवाज़ भी कर रहा है, नॉइज भी जा रहा है ना, नॉइज की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो रही है। तो क्या तुमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी पे करी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी को दी, क्या तुम्हें उतनी विंड एनर्जी मिली? नहीं मिली, लॉस हो गया काफ़ी एनर्जीज का। तो प्रैक्टिकली एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, कुछ ना कुछ लॉस होता ही रहता है। तो ऐसी चार्ज की मैं बात करूंगा, तो चार्ज कंजर्वेशन भी सेम सिमिलर लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? तो लिखिए चार्ज कंजर्वेशन, पहले इंग्लिश में लिखिए। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred. From one body to another. Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. It is known as the principle of charge conservation. It is known as the principle of charge conservation. हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, लिखिए। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में लिखते हैं। ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। आरंभिक आवेश या इनिशियल चार्ज अगर हम क्यू आई मान लें और अंतिम चार्ज अगर हम क्यू एफ मान लें, तो आवेश संरक्षण से, चार्ज कंजर्वेशन से क्यू आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? क्यू एफ के। एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पे। जैसे मान लो एक सिस्टम लिया हमने, इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, 2 कूलम, 3 कूलम, 6 कूलम, -1 कूलम।
ये चार्जेस आपके सामने हैं, 2 कूलम, 3 कूलम, 6 कूलम, -1 कूलम। मैंने इस सिस्टम को कुछ देर के लिए पड़ा रहने दिया, उसके बाद मैंने देखा कि जो चार्जेस हैं वो कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इस सिस्टम में कुछ चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कैसे? 6 कूलम, -1 कूलम, 8 कूलम, x कूलम, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मेरे को बोला गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन इज फाइंड आउट x। ये आप क्वेश्चन नोट कर लो वीडियो पॉज करके, मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले ये लिख लेना डेफिनेशन के बाद, चार्ज कंजर्वेशन के बाद, उसके बाद ये न्यूमेरिकल नोट कर लेना पॉज करके। आगे क्या करते हैं हम लोग देखिए। चलिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप लोग दिमाग में क्या आना चाहिए कि दो सिस्टम है, एक इनिशियल सिस्टम है, एक फाइनल सिस्टम है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम का इनिशियल चार्ज लिख लेता हूँ, ठीक है। इस सिस्टम का इनिशियल चार्ज मैं लिख लेता हूँ।